अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और मैं हूं आपकी होस्ट इतरत जहरा और आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे तमाम तरीके जिसमें हम अपनी सोच की गलतियों को डील कर सकते हैं। हम अपने सोचने के अंदाज में कुछ खास किस्म की गलतियां करते हैं। हमारा ही अपना दिमाग हमें कन्विंस कर लेता है बाज़ औक़ात ऐसे गैर हकीकी और गैर मंतकी हकीकतों पर जिन पर यकीन करके हमें सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर ज़िंदगी में हम किसी जगह हार जाते हैं, कोई काम करने में हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम मानना शुरू कर देते हैं कि हम फेलियर हैं और हम किसी काम को ठीक तरह से करने के लिए काबिलियत नहीं रखते। या समटाइम हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम कोई ब्लैक एंड वाइट एरियाज में अपनी सोच रख रहे होते हैं, यानी हम किसी एब्सोल्यूट थिंकिंग की तरफ जा रहे होते हैं। या तो चीज़ों को हम किसी एक एक्सट्रीम पे देखते हैं या फिर हमें आदत होती है कि हम किसी अदर एक्सट्रीम पे चीज़ों को देखें, जबकि हम किसी भी दरमियानी राह में या म्याना रवि से चीज़ों को डील कर ही नहीं रहे होते। समटाइम हम जंप कर जाते हैं किसी भी कंक्लूजन पर, हम अंदाज़ा नहीं कर पा रहे होते कि इस काम का या इस चीज़ का अंजाम क्या होगा, और हम अपनी पर्सनल बाइसेस के साथ, हम अपनी ज़ाती राय के साथ चीज़ों को उनका कोई ना कोई गैर मंतकी अंजाम दे रहे होते हैं। या फिर हम इस तरह भी करते हैं जिसमें हम अपनी किसी भी मिस्टेक का ब्लेम जो है वो किसी और पर करते हैं। बाज़ औक़ात हमें ऐसे लगता है कि हमारे ख़राब मूड के पीछे हमारा नहीं बल्कि किसी और का हाथ है। हमें ऐसे लगता है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी उन लोगों के इन्फ्लुएंस में अच्छी नहीं गुजर रही। मगर यकीन करें कि यहाँ पर हर चीज़ का इलाज जो है वो हमारे अपने ऊपर काम करके ही हम कर सकते हैं। और जितना काम हम अपने ऊपर करें, अपनी शख्सियत पर करें, अपनी थॉट्स के ऊपर करें, उतनी ही कामयाब ज़िंदगी से हम किनार होते हैं। आज इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माहिर सर जाफर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, ये जो मैंने हमारे सोचने के अंदाज में जो गलतियां होती हैं, जो हमारे कॉग्निटिव एरर्स होते हैं, जो कि हमारे अपने ही ब्रेन के जनरेटेड होते हैं, ऑटो जनरेटेड होते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह से हमारी किरदार के लेवल पे गलतियां होती हैं, असल में ये गलतियां पीछे से ऑपरेट हो रही होती हैं, जो हमारे माइंड लेवल पे होती हैं, हमारे थॉट प्रोसेस पे होती हैं। ये सोच की गलतियां बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में कोई स्कीमास बनाते हैं। स्कीमास होती हैं मेंटल फ्रेम हमारे बनाते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ फ्रेम बना लेते हैं। जैसे फोटो के लिए हमें कोई फ्रेम बना लेते हैं, तो हम अपने माइंड में मुख्तलिफ फ्रेम बना लेते हैं और फिर वो फ्रेम जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसी फ्रेम को उठा के उसके ऊपर फिक्स करने की कोशिश करते हैं और उस फ्रेम के अंदर फिर उस नुक्ता नज़र को या उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। अब वो फ्रेम उसकी मुकम्मल लोकेशन को बदल देता है। जैसे हम मोबाइल में फ़ोटो बनाने लगते हैं तो डिफरेंट फ्रेम हमारे सामने आते हैं। एक फ्रेम हमें अच्छा नहीं लगता, दूसरा नहीं अच्छा लगता। इसका मतलब ये कि हर फ्रेम की अपनी एक वैल्यू है। इसी तरह हम अपनी सोच के लेवल पे कुछ फ्रेम सेट कर लेते हैं जो कि अनहेल्दी होती हैं, जो कि असल में गलत होते हैं। जब वो गलत होते हैं इसलिए फिर उन्हें सोच की गलतियाँ या कॉग्निटिव एरर्स कहते हैं। सोच की गलतियाँ ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ये सीखी भी जा सकती हैं। ये विद पैसेज ऑफ टाइम हम दूसरे लोगों से भी सीखते हैं कि अच्छा इस तरह से करने से ये चीज़ें ऐसी होती हैं। ये हमारे अपने मुताबिक बिल्कुल ठीक होती हैं। इन्हें साइकोलॉजी में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है, इरेशनल बिलीफ्स कहा जाता है। असल में ये हमारी अपनी सोच या हमारे थॉट्स इनको डेवलप करना शुरू कर देते हैं, इनको बनाना शुरू कर देते हैं और ये हमारी एंग्जाइटी को भी कम करने में हमारी मदद कर रहे होते हैं। जैसे अगर किसी को बातचीत करते हुए किसी से मुश्किल हो रही है तो वो ये कहना शुरू कर देता है कि ये तो एक मुश्किल सा इंसान था, या अब इससे तो बातचीट करना हमेशा ही मुश्किल रहती है। वो कोई ऐसी स्टेटमेंट करके अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस या सोच की गलतियां हमारे सोच विचार करने में, सोचने के मतलब मुश्किलात हमें आ रही होती हैं और ये मुश्किलात
फिर हमारी सोच के एक पैटर्न बन जाती है और ये पैटर्न फिर हम थ्रू आउट लाइफ इंजॉय करते रहे, इंजॉय तो नहीं करते रहे, सफर करते रहते हैं। बिल्कुल, ये सिवाय सफरिंग्स के ये ह्यूमन बीइंग को कुछ देती नहीं है, जिसमें हम सोच रहे होते हैं कि हमें ऑल द टाइम हमें कोई अप्रोप्रिएट, कोई अच्छा इंसान या कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। यानी या तो हम परफेक्ट होंगे या फिर हम वो काम करेंगे ही नहीं। कोई दरमियानी सी राह, कोई दरमियाना सा अमल या कोई कैजुअल सी परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर तो हम गुजारा ही नहीं करते। बिल्कुल, आगे इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। मतलब एक ये ऐसा नहीं कि कोई एक होती है, ये एक क्लस्टर होता है। ज्यादातर लोग जो माहिरीन हैं वो 15 के करीब जो उनकी टाइप्स हैं वो उन पे मुत्तफिक हुए हैं। कुछ 50 के करीब बताते हैं और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन जो ज़्यादा आम कॉमन है वो 12 से 15 हैं तकरीबन, जिसमें हम सारे इंसान सोचते रहते हैं और उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उनकी पहचान नहीं कर पाते और उनको लेके हम अपनी ज़िंदगी के फैसले बनाते रहते हैं। उनमें से एक ये है जिसे ऑल और नन थिंकिंग कहते हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट सोच कहते हैं। इंसान इसमें दो पोल्स में, दो एक्सट्रीम में चल रहा होता है, या तो चीज़ें होती हैं या बिल्कुल नहीं होती। अगर वो किसी के बारे में कोई नुक्ता नज़र बनाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू होगा उनका, तो वो बहुत अच्छा होगा, या किसी के बारे में बिल्कुल बहुत बुरा होगा। कोई दरमियानी सी सूरत हाल नहीं होती। देखिए, अगर हम अपनी सोसाइटी के बारे में भी अगर आज के उस टाइम पीरियड के बारे में सोचें तो हमारे इर्द गिर्द जितने अफराद हैं उनके बारे में हमने कोई कंक्रीट सी राय बना के रखी हुई है। या जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है तो हमारी कोई ज़ाती पसंद या नापसंद है तो हमने उस शख्स के बारे में कोई एक्सट्रीम कोई राय बिल्ड करके रखी हुई है और हम उसकी ज़िंदगी के तमाम डायमेंशंस में उसको फेल करने पे तुले हुए होते हैं अगर हमें वो शख्स पसंद नहीं है। हालांकि रियलिटी इससे बिल्कुल बरक्स है कि कोई शख्स अगर अपनी ज़िंदगी में मल्टी डायमेंशनल है तो हो सकता है किसी डायमेंशन पे वो अच्छा पार्ट प्ले नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट दूसरे डायमेंशन पे वो बहुत अच्छा इंसान भी हो सकता है। सो ये जो हमारे अंदर एक कंक्रीट थिंकिंग है कि अगर कोई शख्स अच्छा है तो फिर वो हर तरह से अच्छा है और अगर कोई शख्स बुरा है तो फिर हमारी नज़र में वो हर तरह से बुरा है। बातचीत करते हुए ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे हम किसी को बातचीत कर रहे हैं, कोई हमसे बात कर रहे हैं, तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अगर तो हम किसी की बात सुन रहे हैं और बात सुनते हुए कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिससे हम डिसएग्री होते हैं पर्सनली, तो हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अच्छा हम इस पर्सन से टोटली डिसएग्री, हम उसकी बात को निगेट कर देते हैं। या अगर किसी एक दो पॉइंट से हम एग्री हैं, ये मुत्तफिक हमें अच्छे लगते हैं, तो हम टोटली एग्री या मुत्तफिक हो जाते हैं। यानी भी किसी भी पर्सन से या उसकी बातचीत से हम मुकम्मल तौर पर ये मुत्तफिक हो जाते हैं या टोटल डिसएग्री हो जाते हैं। हम कोई दरमियानी रास्ता नहीं बना पाते कि हम एक इफेक्टिव तरीके में उनके साथ बातचीत कर पाएँ, कोई अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ। हम एक्सट्रीम्स में चलते रहते हैं, दो पोल्स में चलते रहते हैं और हम दरमियानी रास्ता, यानी कि हमें लगता है या चीज़ें ब्लैक होती हैं या वाइट होती हैं, ग्रे नहीं होती। अच्छा, इसमें जाफर साहब मेरे जहन में एक चीज़ आ रही, जैसे कि हम सभी इस तरह की कॉग्निटिव एरर्स या ऐसी अपनी सोच की खराबियों का शिकार होते हैं। अगर मैं थोड़ी सी इसकी वजूहात के पीछे भी बात करना चाहूँ तो क्या आप इससे एग्री करते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लिटरेचर है, हमारी जो फिल्म्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बचपन से आज तक जितनी फिल्म्स देखी हैं उसमें मैं देखती आई हूँ कि अमूमन एक ही स्टोरी के ऊपर कोई ना कोई फिल्म बनाई जाती है, उसी स्टोरी को मॉडिफाई करके तो कहीं भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हर फिल्म में एक हीरो होता है और एक विलन होता है, और जो हीरो होता है वो बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही गुड लुकिंग और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड होने के साथ साथ मस्कुलर भी होता है। इसके साथ साथ वो पेरेंट्स के लिए बड़ा ओबीडियंट होता है, वो अपनी स्टडीज़ में भी अच्छे ग्रेड लेके आ रहा होता है। अगर वो कोई बिज़नेस करता है तो वो निहायत ईमानदारी से और कामयाब बिज़नेस करता है। और फिल्म की सबसे अच्छी खूबसूरत लड़की के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इंटीमेसी का रिलेशनशिप है, वो भी उसी का होता है। अलगज़ के दुनिया की हर क्वालिटी जो है वो उसी एक शख्स में डाली जाती है जिसको हीरो के एतबार से पे किया जाता है फिल्म के लिए। और उसके अगेंस्ट अगर हम विलन का रोल देखते हैं तो फिर विलन जो शख्स है वो ड्रग भी यूज़ कर रहा है, वो पेरेंट्स के साथ भी डिसओबे उनको कर रहा है,
और मैनरिज्म भी उसकी अच्छे नहीं है, लोगों के रिलेशंस खराब हैं, वो इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल भी है, किसी भी लिहाज से, ना सोशल ना मॉरल के लिहाज से, ना एथिक्स के लिहाज से, ना लॉज के लिहाज से वो किसी भी तरह से काबिल कबूल इंसान नहीं है। मैं आपकी इस बात से सिर्फ एग्री नहीं होऊंगा बल्कि स्ट्रांगली वैलिडेट करूंगा कि हमारी सोसाइटी, हमारा मीडिया, हमारी फैमिली, हमारा कल्चर, ये वो हमारे सोर्स हैं जहाँ से हम सीखते हैं, जहाँ से हम लर्न करते हैं, और इसी से हमारे ब्रेन के ये फ्रेम्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सोच के फ्रेम्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर हम उनमें रख के चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल। और मैंने ज़ाती तौर पे मैंने जो मेरी हकीकी ज़िंदगी है उसमें मैं तो ढूंढती रही कि कोई हीरो मैं भी देखूं जो हर चीज़ में परफेक्ट है, या कोई विलन मुझे भी नज़र आए कि जिसने एक ख़राब काम किया है तो फिर उसके लाइफ के बाकी एरियाज़ को भी मैं देखूं तो वो कहीं ना कहीं खराबियां ही करता नज़र आ रहा होगा। लेकिन ऐसा एक भी इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आया, बावजूद इसके कि हम लोगों के बिहेवियर्स के साथ ही मुंसलिक होते हैं, हमारा पेशा ऐसा है, मगर मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नज़र नहीं आया जो किसी एब्सोल्यूट कंडीशन में हो, या तो वो हीरो हो या वो विलन का किरदार निभा रहा हो। अच्छा, ये जो विलन और हीरो का रोल प्ले, यू आर लकी वन कि आपको कोई ऐसा नहीं मिला, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ऐसे लोग मिल जाते हैं। हाँ। वो भी आगे हम बात करेंगे कि कैसे वो पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में डिस्काउंट करते हैं और नेगेटिव को काउंट करना शुरू कर देते हैं, या एक ही पर्सन के बारे में अपनी राय किस तरह से बना लेते हैं। बल्कि मैं हीरो चाहूंगी कि मैं यहाँ पर बताऊं अपने नाजरीन को कि हम एक्चुअल में हम आपको बताना सिखाना यही चाह रहे हैं कि कोई भी शख्स हीरो या विलन नहीं होता। इंसान कोई एब्सोल्यूट मखलूक तो है ही नहीं, इंसान एक मिक्सचर है गुड एंड बैड का, और फिर इंसान का वो रूप उभर के हमारे लिए सामने आता है जो रूप हम देखना चाह रहे होते हैं। यानी हम जिस कॉग्निटिव डिसोनेंस के साथ, डिस्टॉर्शन के साथ किसी को परसीव करते हैं, फिर हम उससे उसी तरह का फ़ायदा या नुकसान उठाने में कामयाब भी हो जाते हैं एक दिन। मैं चाहूँगी कि सर इसको ज़रा डिटेल से आप भी एलैबोरेट करें कि कैसे होता है कि हम किसी के बारे में कुछ गलत राय कायम कर लेते हैं बिकॉज ऑफ हमारे एरर्स, और फिर वो चीज़ सच्ची भी हो जाती है, यानी टाइम बाय टाइम वो मैच्योरिटी की तरफ भी जाती है। जब हम सीखना शुरू करते हैं अपने मेंटल फ्रेम्स के बारे में, अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में, तो ये बहुत सारे एक तो फैक्टर जिनका भी हमने जिक्र किया, मीडिया, पेरेंट्स, स्कूल, इन्वायरमेंट, हमारा कल्चर, ये चीज़ रोल प्ले कर रही होती है, उनमें बता रही होती हैं कि जो अच्छा होता है इसका मतलब ये है कि वो कोई भी बुरा काम नहीं करता। ये अच्छे इंसान की डेफिनेशन होती है। नेक इंसान की डेफिनेशन ये है कि वो कभी भी बुराई नहीं करता, और बुरे इंसान की डेफिनेशन ये होती है कि वो कभी भी नेक काम नहीं करता, वो अच्छे काम नहीं करता। मतलब जो एक पर्सन काम कर रहा है हम उसे लेबल करना शुरू कर देते हैं। लेबल का भी अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोच की एक गलती है कि हम चीज़ों को लेबल कर देते हैं और फिर हम उसी लेबल के अंदर ही चीज़ों को देखते हैं, उसके अलावा हम चीज़ों को नहीं देखते। तो अगर कोई एक काम छोटा सा करता है तो वो बुरा बन जाता है, तो बुरे का मतलब ये है कि वो ओवरऑल बुरा है। इसके पीछे जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उस पर कभी मौका मिला तो डिटेल में भी बातचीत करेंगे, जिसे टॉक्सिक शेम कहते हैं। बिल्कुल ऑल और नन थिंकिंग के पीछे, बल्कि ज्यादातर ये जो हमारे सोच की गलती है इनके पीछे हमारी एक ऐसी शर्म होती है जिसे हम ओवरकम करने के लिए, छुपाने के लिए ऐसे एक्ट करना शुरू कर देते हैं कि या तो हम इंसानियत के दर्जे से नीचे गिर जाते हैं या हम इंसानियत के दर्जे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने आप को इंसान परसीव करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, हम किसी इंतहा पसंदी की तरफ जब भी जाते हैं, जब हम कोई चीज़ हाइड करना चाह रहे हैं, हम अपनी ज़ात का कोई एक रुख जो है उसे एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ह्यूमन बीइंग जिसका नाम है वो खैर और शर दोनों का मुरक्कब है, जिसमें कि आप दोनों चीज़ों के साथ मौजूद हैं। और अगर आप किसी भी एक पार्ट को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, आप उसको छुपाना चाह रहे हैं, तो आप अदर एक्सट्रीम पे अपने आप को ग्रो कर लेंगे। बिल्कुल। तो इस शेम में नहीं जाना, इंसान खताकार है, गलती कर सकता है, और इंसान के पास ही ये अथॉरिटी या पावर है कि वो अशरफुल मखलूकात है कि वो उस गलती को कंपनसेट कर सकता है, उसकी तलाफी कर सकता है, उसकी भरपाई कर सकता है और उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे ला सकता है। तो ये ब्लैक एंड वाइट जो थिंकिंग है, बुरे से मतलब बहुत बुरा और अच्छे से मतलब बहुत अच्छा, इसकी बजाय एक दरमियानी सा रास्ता होता है कि हम इंसान हैं, एक कॉम्बिनेशन के साथ हम चल रहे हैं। जैसे कि बी मॉडरेट,
इत्तेदाल पसंदी का हमें हुक्म भी दिया गया है। इत्तेदाल पसंदी की तरफ रहें, दरमियाना भी रास्ता अख्तियार करें, कोई ऐसा रास्ता जो दोनों चीज़ों के साथ एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हो, एक रियल अप्रोच के साथ हो। और लाइफ में जो जिन हीरो को हम इमेजिन करते हैं या मूवीज में देखते हैं तो वो मूवीज की हद तक होते हैं, उसके अलावा कोई ऐसे हीरोज नहीं होते। असल हीरो वही होता है जो अपनी ओरिजिनलिटी के साथ होता है और जो अच्छे और बुरे दोनों कॉम्बिनेशन के साथ होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा जाफर साहब, एक और हमारी सोचों में एक बड़ी गलती ये भी होती है कि हमारा जब भी मूड अपसेट होता है, जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही होती हैं, तो अमूमन हमें, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम रिश्तों के रेफरेंस में हम ज़्यादा बात करते हैं, तो अमूमन ये देखा जाता है कि हम अपने किसी न किसी रिश्ते के ऊपर कोई ना कोई ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें हमें ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में नाकामी की वजह जो है समटाइम बच्चे अपने पेरेंट्स को कर रहे होते हैं, या स्पाउजल रिलेशनशिप में ये ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा आती है, या जैसे सास बहू का रिश्ता बड़ा क्रिटिकल समझा जाता है। इस किस्म के रिलेशनशिप में जब हमें ऐसे लग रहा होता है कि हमारी ज़िंदगी की जो अदम इत्मीनान है उसकी वजह कोई और शख्स है, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे नाजरीन को खुल के ये बताएं कि दुनिया में कोई भी शख्स आपके साथ जब भी कोई करता है, कुछ भी करता है या कुछ गलत करता है, तो वो उस गलत अमल का सिर्फ कुछ ही % हिस्सा जो है वो करता है, बाकी सारा काम आप खुद करते हैं बैड फील करने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या है? एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि मैं उस वक्त तक बुरा फील नहीं कर सकता जब तक मैं खुद ना चाहूँ, और किसी और इंसान की इतनी मजाल या जरूरत नहीं है कि जब तक मेरी मर्जी ना हो वो मुझे बुरा फील करवा सके। हम लोगों को सिखाते हैं कि वो हमारे साथ किस तरह से एक्ट करें, हम लोगों को सिखाते हैं कि वो हमारे साथ किस तरह से बिहेव करें। वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। ये लाइफ में एक प्रिंसिपल है, और एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि बड़ा जानदार है और बड़ा एक सक्सेसफुल प्रिंसिपल है। जहाँ तक ब्लेमिंग की बात करते हैं तो ब्लेमिंग को हम अपनी लाइफ में चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम सोच की गलती या कोग्निटिव एरर के बारे में बात करते हैं तो ये पीछे से ऐसी चीज़ों के साथ ड्राइव हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं कि जिनके पीछे एंग्जाइटी और शेम है। अगर हमें लगता है कि कोई भी चीज़ खराब हो गई है और उसके लिए हम किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दें, तो वो चीज़ें हमारी उनसे, हमारी जिम्मेदारी से दूर हो गई। और जब चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिम्मेदारी में नहीं रहती, जिसका मतलब ये है कि इसका जिम्मेदार कोई और है, और फिर हम अपना एक साफ शिफाफ लिबास लेके सोसाइटी के सामने या अपने सामने कम से कम आ जाते हैं कि इसमें देखें मेरा कोई रोल नहीं है। अच्छा, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? अच्छा, नुकसान इसका बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा है, उस पर भी डिस्कस करना चाहिए। सोशल बल्कि नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल का एक ऐसा बड़ी मजे की बात है कि आपकी इस बात से मुझे एक अपना डिनाइल याद आ गया। मैं यहाँ पर ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब हम अपने डिनाइल्स को शेयर करते हैं या एक्सेप्टेंस देते हैं तो हम दूसरों को ज़्यादा आसानी से गाइड कर सकते हैं कि वो भी अगर अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करें तो उनके लिए भी आसानियां पैदा हो सकती हैं। जैसे कि मैं अमूमन काम पे जो है आते वक्त मुझे सुबह देर हो जाती थी, और जब मुझे देर होती थी तो जाहिर है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता था इस चीज़ का। तो जब मुझसे पूछा गया कि आपको देर क्यों होती है, तो मेरा जवाब ये था कि चूँकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत होती है और इस वजह से मुझे देर हो जाती है। तो ये कितना शानदार जवाब था मेरा। ट्रैफिक को ब्लेम किया आपने? हाँ, मैंने ट्रैफिक को ब्लेम किया। अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि मेरे ब्रेन का जो पहला रिस्पांस था वो यही था कि ट्रैफिक के ज्यादा होने की वजह से मुझे देर हो जाती है। और अमूमन हम सभी इस किस्म के ब्लेम्स जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है कि सड़कों पे आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। तो लेकिन चूंकि मैं एक माहिर नफ्सियात भी हूँ तो मुझे अपनी उस सोच को एड्रेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने जैसे ही अपनी उस थॉट का एनालिसिस किया कि ट्रैफिक की वजह से अगर मुझे देर होती है तो फिर होना ये चाहिए कि मेरे काम के वक्त पर मेरे घर से मेरे ऑफिस तक की तमाम सड़कों पर से ट्रैफिक जो है वो हटवा दी जानी चाहिए ताकि मैं टाइम पे ऑफिस पहुंच जाया करूं। जैसे ही मैंने ये सॉल्यूशन सोचा, अपने ब्लेम और अपने एक्सक्यूज के अकॉर्डिंगली जो सॉल्यूशन था वो सोचा, तो फिर मैं इस पॉइंट पे पहुंच गई कि मेरा जो
ब्लेम है वो कितना इररेशनल है, वो कितना स्टूपिड सा है। और मैंने फौरन अपने ऊपर काम किया कि अगर मैं 10:10 पर काम पर पहुंच सकती हूँ तो मैं अगर 10 मिनट पहले घर से निकलूं तो मैं 10 बजे भी अपने काम पर आसानी से पहुंच सकती हूँ। यहाँ करने का काम सिर्फ मेरा अपना है, बजाय इसके कि मैं किसी पर भी ब्लेम करूं। अच्छा, आपका इशू भी जेन्युइन है ब्लेम के हवाले से। ब्लेम को अगर हम देखें तो ये मेरे ख्याल में सारी इंसानियत का ही मसला है। जहाँ जहाँ इंसान रहते हैं, इंसान से मुराद मेरा मतलब इंसान है, ओवर द ग्लोब लोग ब्लेमिंग करते हैं। और ये हम अपनी सोसाइटी में देखें, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो लोग ब्लेम करते हैं कि दुनिया में हालात खराब हो रहे हैं तो किसी एक इंसान का नाम लिया जाएगा, उसकी वजह से हो रहे हैं। ये चीज महंगाई हो रही है तो उसके पीछे किसी का नाम लिया जाएगा। किसी के नाटे या मोटे होने की वजह से भी हालात जो है वो ठीक नहीं हो रहे होते। दुनिया के हालात इसलिए खराब है कि अमेरिका का सदर ठीक नहीं है, कोरिया का सदर ठीक नहीं और फलां चीजें ठीक नहीं है, फलां चीजें ठीक नहीं है। अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो लोग पुलिस को या अदारों की इन्वेस्टिगेशन करना पड़ती है, तो कोई एक अदारा आता है वो जिम्मेदारी कबूल कर लेता है और फिर वो उस पर ब्लेम कर देते हैं, अच्छा ये इन्होंने किया, और फिर उनके लिए एक तसल्ली का रास्ता निकल आता है। तो हम सारे इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं पे तसल्लियां देते रहते हैं और ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस पे मुझे एक और आप बात कह लें, वाकया कह लें, लतीफ़ा कह लें, मुझे याद आ गया कि एक अल्कोहलिक होते हैं, एक शराबी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शराब कंज्यूम करते हैं, रात में लेट आना शुरू कर देते हैं। अब उनकी वाइफ बड़ी सख्त जान होती हैं। अब नशा करना एक बीमारी है जो कि इंसान के अपने बस में नहीं है, वो नहीं छोड़ सकता बिना किसी मदद के। लेकिन वो वाइफ बड़ी तगदो करके एक एफर्ट उनके साथ करती हैं कि आपने जब भी बाहर जाना है तो आप 8 बजे वापस आ जाए। उनकी वाइफ को लग रहा था कि अगर 8 बजे के बाद रुकते हैं तो फिर ये अल्कोहल लेते हैं, अगर उसके बिना आते हैं तो नॉर्मल, क्योंकि उनका क्रेविंग्स का टाइम 8 बजे के बाद होगा ना। अच्छा, अब वो एक दिन घर पहुंचती हैं तो वो 7:45 बजे पहुंच जाते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा मेरी बीवी ने तो टाइम दिया हुआ ना मुझे कि मैं 8 बजे आऊँ, तो मैं तो 7:45 आ गया, 15 मिनट है। 15 मिनट वो कहते हैं अच्छा मैं सड़क पे टहलता हूँ। जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं तो घर के सामने एक बार होता है, वहाँ पे अल्कोहल अवेलेबल होती है। तो वहाँ पे जाते हैं, वो 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, कुछ दोस्त मिल जाते हैं और वहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उनकी हालत गैर हो जाती है। वो जब उन्हें थोड़ा सा होश आता है, घड़ी पे टाइम देखते हैं तो 2 बज जाते हैं। तो जब 2 बजे वापस आते हैं, दीवार फलांग के वो गेट फलांगते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं और आते हैं और उनके सेहन में एक फूलों की क्यारी होती है जिसमें गुलाब के फूल लगे होते हैं। वो अटकते हैं वहाँ पे और उस क्यारी के अंदर गिर जाते हैं। जैसे वो गिरते हैं तो उनके चेहरे पे कांटे लगने की वजह से कुछ जख्म लग जाते हैं। अब उठते हैं, फौरन से वॉशरूम अंदर जाते हैं, वॉशरूम में, और पहले अपना फेस वॉश करते हैं और उसके बाद जहाँ जहाँ पे जख्म होते हैं वहाँ पे वो बैंडेज हल्का हल्का लगा के और लोशन लगा के और उसके बाद फिर वो जाके सो जाते हैं। सही। अब मॉर्निंग में उनकी वाइफ बिलबिलाती हुई शोर मचाती आती हैं और उनका जो बिस्तर उन्होंने ऊपर ओढ़ा होता है उसे खींच के दूर फेंकती है और टांग से खींचती उन्हें ले आती हैं और लाके उन्हें कहती है कि तुम हो ही शराबी, तुम हो ही अल्कोहलिक, हमेशा काम खराब करते हो, जिंदगी में कोई सुख चैन तुमने रहने नहीं दिया। तो वो तो बड़ा हैरान परेशान होता है कि मैंने तो रात छुप छुपा के सब कुछ किया, ऐसा कोई काम किया ही नहीं मैंने कि मेरी बीवी को पता चले सवाए लेट आने के। तो उसकी बीवी उसे उठा के वॉशरूम में लेके जाती है और वहाँ पे दिखाती है कि वो सारी बैंडेज और वो सारी ऑइंटमेंट जो उन्होंने लगाई होती है, मेडिसिन, वो सारी मिरर पे लगाई होती है और उन्होंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। अच्छा, यानी कि उनको ये भी परसीव नहीं हुआ, इतने वो नशे में थे कि वो अपने चेहरे के जख्मों पे लगा रहे हैं या वो शीशे में नजर आ रहे हैं जख्म उसमें लगा रहे हैं। तो ब्लेमिंग में हम इंसान अपनी जिंदगी में कुछ इस तरह से ही कर रहे होते हैं, जख्म हमारे अपने अंदर होते हैं तो हम मरहम दूसरों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए तो चीजें ठीक हो जाए। जैसे मुझे लगता था कि ट्रैफिक हटवा दी जाए तो मैं तो टाइम पे आ ही जाऊंगी फिर। बिल्कुल। तो ब्लेमिंग में हमें अपने जो भी जख्म है, मतलब जो भी अपनी सोच की गलतियां हैं वो ठीक करनी होती है, उनकी सर्जरी करनी होती है बजाय कि दूसरों की। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू कर दें। जो भी हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी अगर हम खुद लेना शुरू कर देते हैं तो ब्लेमिंग का एलिमेंट काफी हद तक कम हो जाता है। फिर हमें दूसरों को बार बार ब्लेम नहीं करना पड़ता कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो फिर हम कुछ ना कुछ करते हुए भी नजर आते हैं करने की तरफ। बिल्कुल नाजरीन, मुझे यकीन है कि आप आज के मौजू से काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहे होंगे और बहुत कुछ सीखने का है आज के मौजू में जो आप सीख भी रहे होंगे। सो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको आकर दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपनी
सोचों में आने वाली गलतियों की वजह से अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट ले आते हैं। जैसे हम अपनी किसी भी छोटी से छोटी मिस्टेक का ब्लेम जो है वो हम दूसरों पर डालते हैं, और इस तरह से सिवाय इसके कि हम एक दूसरे को कोसते रहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली कभी भी लेकर नहीं आते। इसी तरह जाफ़र साहब, मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उस पर भी बात करना चाहूँगी कि ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, हम जब शुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसके क्या नुकसानात होते हैं? ज़िंदगी में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी या लचक होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी या लचक आपकी ज़िंदगी की, आपकी शख्सियत की वो खूबी है जो आपको कहीं पे भी एडजस्ट करना सिखा देती है। एडजस्ट करने से मुराद कभी भी पैसिव होना नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल होना एक बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पे आपने हक की बात करनी वहाँ पे आप कह लें, और जहाँ पे आप विन विन डील बना के कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो वो आप कर सकें। ठीक है, विन विन डील बना के कंप्रोमाइज़ आप करना चाहें तो कर सकें, ये एक खासियत है। जब शुड स्टेटमेंट्स लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बल्कि बहुत ज़्यादा नफ्सियाती बीमारियां ऐसी हैं जिनके पीछे शुड स्टेटमेंट का ही रोल होता है। लोग ऑब्सेशन थॉट्स के साथ आते हैं, उनको तसल्ली नहीं हो रही होती, कंपल्जन्स के साथ आ रहे होते हैं, ऑब्सेशन के साथ आ रहे होते हैं, वो एक काम को बार बार करते हैं, बार बार रिपीट कर उन्हें लग रहा होता है कि चीज़ें बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। शुड की एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। शुड हमारी ज़िंदगी में रिजिडिटी डेवलप करना शुरू कर देते कि अगर कोई काम ऐसे है तो ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, हम उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, डिज़ायर कर सकते हैं, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी का एक मार्जिन ज़रूर उसमें होना चाहिए कि अगर चीज़ें इस तरह से नहीं हुई तो डिफरेंट भी हो सकती हैं। शुड स्टेटमेंट, या हम अपनी वैसी रूटीन में जब भी बातचीत करते हैं तो ये काम मुझे ऐसे ही चाहिए, ये काम मुझे ऐसे ही हो, तो ये अपने आप में भी एक डिफेंसिव है। जब हम किसी से ये काम करते हैं कि ऐसे हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग शो कर रहे हैं अपने आप को कि आपको ऐसे ही करना चाहिए था, मैं यही करके ही छोड़ूंगा, या मुझे यही करना है, मुझे यही चीज़ चाहिए थी, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए थी, तो हम बार बार चीज़ों के साथ फिक्स हो रहे हैं, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं, हम उलझने क्रिएट किए जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं, और अपनी शख्सियत को एक ऐसे रास्ते पे डाल रहे हैं जो ज़रा भी लचक नहीं है, जो हमारी शख्सियत को इतना सख्त बनाती जाती है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से वही रिश्ते हमारे टूटने शुरू हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आना और शुड स्टेटमेंट्स को अपनी लाइफ में से ख़त्म करना, निकालते जाना, आप कह लेंगे ये एक ज़िंदगी का ज़रूरी खासा है। जब भी किसी से बातचीत करें, किसी अपने प्यारे से बातचीत करें तो शुड स्टेटमेंट यानी कि चाहिए का लफ्ज़, डिमांडिंग लफ्ज़ कम से कम इस्तेमाल करें। अपनी ओन पे बातचीत करें या सर्टिफो के बातचीत करें कि मुझे लग रहा है ऐसा हो जाना चाहिए, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसी हो जानी चाहिए, ऐसा हो जाए तो बेहतर है। एक ऑप्शन के लिहाज से आप बातचीत करें कि हो जाता है तब भी, अगर नहीं होता तब भी, लेकिन जब फोर्स करते हैं तो फिर डिफ़िकल्टीज आती हैं। फोर्स नहीं करना चाहिए। शुड हमारी सोच की गलती है। जब हम किसी को फोर्स करते हैं किसी चीज़ के लिए तो ये हमारा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ये हमारी सोच की गलती है, ये हमारा थिंकिंग एरर है। जब भी हम किसी को लाइफ में कुछ करने के लिए बार बार फोर्स किए जा रहे हैं और उसका रिजल्ट अनप्रोडक्टिव, अनहेल्दी निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई हमारे अपने एंड पे ही गलती है और इसे हम नहीं ठीक करना। तो उसके मुतालिक डिस्टॉर्शन का मतलब या ऐसी तफक्कुराती गलतियों का मतलब ही ये है कि हमारा अपना ब्रेन हमें अनकॉन्शियसली कन्विंस कर लेता है कि आप इसी किस्म के काम जो हैं वो करते चले जाएं, और हमें अगर हम रियलिस्टिक होके ना देखें या अपने आप को मेटाकॉग्निशन के थ्रू ना देखें, यानी बनज़रे गैर ना देखें, तो हमें अपनी गलतियों का एहसास कभी भी नहीं होता। अच्छा, इससे पहले कि मैं मज़ीद आपसे इस बारे में डिस्कस करूं, मैं अपने नाजरीन को एड्रेस करके ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे आज के प्रोग्राम में से कोई बात जानना चाह रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जो रिलेटेड हो और आपके जहन में आ रही हो, आप हमसे पूछना चाह रहे हो, तो हाँ, आप हमें कमेंट्स के ज़रिए क्वेश्चन ज़रूर पूछें। हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस करेंगे। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी भी शो नहीं करना चाहते तो आप हमें इनबॉक्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों को आपकी ज़रूरियात के मुताबिक ज़रूर एड्रेस करेंगे। और यहाँ पर मैं ये मैसेज देने के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में भी हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो शामिल किए हैं जो कि हमने पिछले प्रोग्राम से उठाए हैं। सर, मैं आपसे जो पहला सवाल पूछना चाहूँगी, ये मुझसे पूछा है
फाखरा तबस्सुम साहिबा ने, और ये पूछ रही हैं कि हम कैसे बच्चों के एग्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, माँ बाप ऐसा फिर क्या करें? अग्रेशन एक ऐसा मसला है बच्चों को लेके जो मेरे ख्याल में हर पेरेंट्स ही एक्सपीरियंस करते हैं। हर पेरेंट्स से मुराद हो सकता है हर बच्चा प्रॉब्लम ना करे, लेकिन एक ही पेरेंट्स में से अगर पेरेंट के 2, 3, 4 बच्चे हैं तो उनमें से किसी न किसी के साथ ये मसला ज़रूर होता है। अग्रेशन को अगर हम डिटेल में थोड़ा सा देखें तो एंगर एक नेचुरल फीलिंग है। जब ये फीलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जब ये फीलिंग एक प्रॉपर इमोशन से अनहेल्दी इमोशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो ये एंग्री फीलिंग्स अग्रेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा कभी भी कोई तरीका नहीं है और ना ये कोई हेल्दी तरीका है कि हम एंग्री फीलिंग्स को ही ख़त्म कर दें। एंग्री फीलिंग्स हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, वो हमें सेफ़ बनाती हैं, सिक्योर बनाती हैं। जहाँ पे हम डरते हैं वहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमम करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं अग्रेशन की तरफ। जब ये अग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर ये हमें अपनी ही ज़ात को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो बच्चों के मामले में तो ये और भी ज़्यादा संजीदा हो जाती है, क्योंकि वही एक ऐसी फेज़ होती है जहाँ से अगर एंगर मैनेजमेंट बच्चे सीख लेते हैं तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके किसी और हेल्दी वे में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। लेकिन अगर एंगर मैनेजमेंट वो नहीं सीखते तो ये गुस्सा सारी ज़िंदगी उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले बच्चे जब अग्रेशन सीखते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द जो लर्निंग पॉइंट्स हैं, लर्निंग पॉइंट्स उनकी फैमिली हो सकती है, लर्निंग पॉइंट्स पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, जो मीडिया पे वो कंटेंट देख रहे हैं वो हो सकता है, स्कूल में किसी जगह से हो सकता है, या आजकल जैसे वीडियो गेम्स में बहुत ज्यादा अग्रेशन है। कॉम्बैटिंग और फाइटिंग की वीडियो गेम्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है बच्चों में। बिल्कुल, अग्रेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। तो लर्निंग जो उनके फैक्टर्स हैं उनको सबसे पहले टैकल करना कि कोई ऐसी वीडियोस या ऐसे एक्शंस तो नहीं देख रहे घर में, ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हो रहे जहाँ से बच्चे अग्रेशन लर्न कर रहे हैं। अग्रेशन एक लर्न किए जाने वाला बिहेवियर है। अब साथ साथ में कुछ बच्चे बायोलॉजिकल कुछ थोड़े से इम्बैलेंस्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ होती हैं और वो किसी सेवेरिटी की प्रॉब्लम में भी डायग्नोज लेवल तक नहीं जाते, और लेकिन उनके टेंटर टेंट्रम के और ऐसे बिहेवियर ज़रूर आते जाते हैं जिन पे उन्हें कंसर्न चाहिए होता है किसी थेरेपिस्ट का या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, जहाँ से उनको मदद मिले और वो उसे मैनेज कर सकें। अब मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। अब वो बच्चे जिनमें एनर्जी ज्यादा है, जिनमें फिजिकल अग्रेशन बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा शो करते हैं, एक तरीका तो ये है कि उनकी एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज किया जाए। ऐसी गेम्स जो फिजिकल एक्टिविटीज के साथ हो, आउटडोर गेम्स हो, जैसे फुटबॉल खेलना, जैसे और गेम्स में जाना, जैसे एथलीट करना, जैसे स्विमिंग करना, जैसे रनिंग करना, ये वो तरीके हैं जो आपकी बच्चों के एग्रेशन को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करते हैं। वो बच्चे जो टेंट्रम थ्रो करते हैं, जो गुस्सा दिखाते रहते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं, कज़न में मार पिटाई करना शुरू कर देना, बच्चों को किक लगाना शुरू कर देना, अब हम उनके हवाले से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बच्चों के साथ बातचीत करें उनके अग्रेशन के हवाले से कि आप ये जो तरीका है, ये जो गुस्सा करते हैं, डिटेल में बातचीत करें जब वो रिलैक्स हो, तो ये टोटली अनहेल्दी और बड़ा पेनफुल है। अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो फिर आप को इस रवैये को डिसलाइक किया जाएगा और आपसे उस टाइम पे फलां चीज़ ले ली जाएगी। अब ये बात करते हुए अपनी चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप बात ये करें तो वो काम आप कर भी सकते हो। जैसे आप बच्चे से कहें कि अगर आज आप गुस्सा शो करेंगे तो आप टीवी नहीं देखेंगे या आप वीडियो गेम नहीं खेलेंगे या कुछ और ऐसा काम आप नहीं करेंगे। इसमें बच्चों की ज़रूरतों को कभी भी नहीं छेड़ें जो खाने पीने, सेफ्टी, सिक्योरिटी के हवाले से हैं, और उन पर कभी थ्रेट में भी ना जाएं कि बच्चे कहें कि अगर आप हमें टेलीविज़न नहीं देखने देते तो आप हमें आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगा या कुछ और ऐसा नहीं करूंगा। थ्रेट में नहीं जाना, इन चीज़ों को जो उनकी आप कह लें कि एडिशनल चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने में, रोकने के हवाले से इस बिहेवियर को रोकने। जब उस टाइम पे बच्चा टेंट्रम शो कर रहा हो और बच्चा छोटा है तो आप उसे उठाएं उस जगह से और किसी सेपरेट जगह पे ले आएं, और वहाँ बच्चे को उस वक्त फिल फॉर सुने बिना एक मैसेज ज़रूर दें कि आपको यहाँ से वहाँ से उठा के यहाँ पे इसलिए लाया गया है क्योंकि आपकी इन हरकतों की वजह से हम बड़ा एम्बैरेंस फील करते हैं और हम बड़ा बुरा फील करते हैं, और आपके सिर्फ इस रवैये की वजह से आपको यहाँ पे लाया गया। अब जब बच्चा इस चीज़ को सुन लेता है तो फिर उसे वापस उस एनवायरनमेंट में नहीं ले जाया जाए और उसे ये बताया जाए कि जब आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करना शुरू कर देंगे या आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप वापस जा सकते हैं। आप कहीं पे मेहमान जा रहे हैं, वहाँ जाने से पहले बच्चों के साथ बातचीत कर लें कि आप वहाँ पे जाके बदतमीजी करते हैं, इस तरह चीज़ें करते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। अच्छा, ये एक ऐसी बात है जो मोस्टली पेरेंट्स करते हैं,
मोस्टली पेरेंट्स करते हैं। डिफिकल्टीज में ये आती है कि वो बात करते हैं, बात में वो एक्शन नहीं लेते। जब वो बच्चे से कहते हैं कि आके ये चीजें, तो जब वो भी घर आते हैं, उनका भी प्यार जागता है, बच्चे का भी प्यार जागता है, तो फिर वो चीजें रफा दफा हो जाती हैं। बच्चा ये सीख लेता है कि अच्छा पेरेंट्स तो धमकियां देते ही रहते हैं, यानी अपनी इमोशनल नीड्स को वो जो है वो प्रायोरिटाइज कर लेते हैं एज कम्पेयर टू कि वो बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे थे, वो खुद भी समटाइम भूल जाते हैं इस बात को। बिल्कुल, तो वो बच्चे भी ये सीख जाते हैं। अच्छा पेरेंट्स इससे कहते रहते हैं, थोड़ा सा गुस्सा होगा, थोड़ा सा डांट डपट करेंगे, और उसके बाद जो मैंने काम करना है वो तो मैंने कर ही लेना है। उसके बाद जो गुस्सा करके उसकी डिमांड है उसे कभी भी पूरा ना करें। अगर आप उस पर निगोशिएट करें, अगर आप उससे पूरा कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चे की डिमांड पूरी नहीं कर रहे, असल में आप बच्चे के एग्रेशन को रिवॉर्ड कर रहे हैं। कि अगर आप गुस्सा करके कोई बात कहते हैं तो वो बात मान ली जाती है। जब भी बच्चा गुस्सा करके कोई बात करे तो बच्चे को सिखाना होता है कि नहीं, अब तो ये किसी भी सूरत नहीं मानी जाएगी, इसमें निगोशिएशन होगी। अब अगर आप इस पे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि आपने गुस्सा करके इसकी डिमांड की, तो इसमें से इतनी कट डाउन हो जाएगी, इसमें से इतनी निकल जाएगी। लेकिन अगर वो नॉर्मल वे में बातचीत करते हैं, प्यार के साथ कोई बातचीत करते हैं, तो फिर उन्हें अप्रिशिएट करें, फिर उस पर उन्हें रिवॉर्ड भी दें। तो ये एक लर्निंग पैटर्न, इसमें अपने आप को कंपोज किए रखना, अपने आप को रिलैक्स रखना, ये बड़ा जरूरी है कि आप बच्चे के साथ हाइपर ना हो, आप बच्चे के साथ गुस्सा ना करें। समटाइम पेरेंट्स गुस्से के साथ चीजों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बच्चे ये सीख लेते हैं कि लोगों को या सिचुएशन को या प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप गुस्से के साथ ऑपरेट करना शुरू कर दें, या गुस्से के साथ उन्हें मैनेज करना शुरू कर दें। तो पेरेंट्स कभी भी गुस्से के साथ ना, जब वो रिलैक्स कंपोज रहें, जिससे बच्चे ये सीखते हैं कि अच्छा ये भी कोई तरीका है जिससे सीखा जा सकता है, बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अगर फैमिली में कोई गुस्सा करता है, बच्चा उसे देख के सीख रहा है, तो उस चीज को कभी इनकरेज ना किया जाए। चाहे वो फैमिली में से कोई बड़ा है तो बच्चे के साथ बातचीत की जाए। देखिए अगर वो गुस्सा करते हैं तो जिस टाइम पे गुस्सा कर रहे होते हैं उसकी वजह से बड़े मसाइल आ रहे होते हैं, डिफिकल्टीज आ रही होती हैं, अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता। तो हम नहीं चाहेंगे कि जब आप गुस्सा करें तो दूसरों को भी इसी तरह से बुरा फील हो। बातचीत को प्रमोट करें, अच्छे रवैयों को रीइंफोर्स करें। जिन जिन रवैयों को हम रीइंफोर्स करते रहते हैं वो रवैये हमारे सामने आते रहते हैं, और जिनको हम रीइंफोर्स करना बंद कर देते हैं या उन्हें बुरा फील करवाना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे वो रवैये छोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे यकीन है ये जो फाफरा साहिबा हैं, इनको अपने क्वेश्चन के जवाब में काफ़ी डिटेल में आपने उनकी हेल्प की है। इसी तरह एक और हमारे जानने वाले हैं जो कि पूछना चाह रहे हैं कि अगर बच्चा नाखून चबा रहा हो या टेंट्रम थ्रो कर रहा हो, मेरा ख्याल है टेंट्रम थ्रो करने का जवाब तो उनको मिल गया होगा, बट ये जो नेल बाइटिंग है स्पेसिफिकली ये किस चीज़ को शो करती है कि जब बच्चा नाखून चबा रहा है? और ये बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि वो अपनी अर्ली एज में नाखून जो है वो चबाते हैं। इसके पीछे नफ्सियात क्या कहती है कि फिर कौन से फैक्टर्स होते हैं और इसमें हम उनकी मदद फिर कैसे कर सकते हैं उन बच्चों की? साइकोलॉजी कहती है कि इसके पीछे एंग्जाइटी होती है, यानी कि तशवीश, परेशानी होती है। बच्चे किसी न किसी एंग्जाइटी में मुब्तला होते हैं, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी फील कर रहे होती हैं। नेल बाइटिंग सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होती, बड़ी एज के लोगों के साथ भी मैंने देखा है, अडल्ट्स में मैंने देखा है। बच्चों में तो खास तौर पे ये जब बच्चा अटेंशन सीख करना चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो नेल बाइटिंग है ये एक्सेप्टेबल नहीं है हायर अथॉरिटी की तरफ से, और जब वो पेरेंट्स की तवज्जो हासिल करना चाहता है तो फिर वो समटाइम ऐसे कोई ना कोई काम कर रहा होता है जो काम माँ बाप को पसंद नहीं है। यानी वही बात है कि माँ बाप तवज्जो तो देंगे ना, चाहे वो मारने के लिए या डांटने के लिए देंगे, लेकिन कम से कम उनकी तवज्जो तो मुझे मिल जाएगी। तो बच्चे फिर इस किस्म के काम करते हैं। अच्छा सर, मैं ये चाहती हूँ कि डिटेल में थोड़ा सा बताएं कि जब नेल बाइटिंग या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ख़ास तौर पे बच्चे करते नज़र आ रहे हों, ख़ास तौर पे मेहमानों के आने के वक्त वो तंग कर रहे हों या ज़मीन पे लेट के कोई फसाद बर्पा कर रहे हों, ऐसे में क्या करना चाहिए? अच्छा, पेरेंट्स समटाइम बच्चों के साथ ये काम करते हैं, फिर बच्चे ये चीज़ें सीख लेते हैं। ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चों को रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है और बच्चे वहाँ पे इमोशनली या सोशल ब्लैकमेलिंग में से गुजर, जैसे उनके दोस्त आए हैं, उनके फ्रेंड्स हैं या इर्द गिर्द लोग हैं, तो बच्चे वहाँ पे चाह रहे हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले। पेरेंट्स उनको रिस्पेक्ट नहीं करते तो बच्चे ये तरीका सीख लेते हैं कि ऐसी जगह पे हम इमोशनली हाईजैक हुए होते हैं, हम इमोशनली किडनैप हो जाते हैं, तो फिर बच्चे भी पेरेंट्स को इमोशनली किडनैप करने की कोशिश करते हैं। वो भी सीख जाते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे पेरेंट्स बेबस होंगे, वो कुछ कर नहीं सकते, तो हम अपना कोई रिवेंज या कोई चीज़ ऐसी करके तो वहाँ पे कोई एडवांटेज ले सकते हैं असल में।
तो या इसे आप बच्चों की एक बिहेवियरल ब्लैकमेलिंग समझें कि वो आपको अपने रवैयों से ब्लैकमेल करना शुरू हो गए हैं कि जब मेहमान आएंगे वो कह चाहे नहीं भी रहे, लेकिन अगर मेहमान आ गए हैं तो वो ऐसी हरकतें करके इस तरह से तंग करके पेरेंट्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे प्रिंसिपल वही है, अगर वहाँ पे आप ब्लैकमेल हो जाते हैं और आप वहाँ पे उनको वो चीज़ें देना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे ब्लैकमेल हो गए हैं और वो बच्चे आपको बार बार ब्लैकमेल करते रहेंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ निगोशिएट करते हैं और उनकी ब्लैकमेलिंग को कुछ भी बॉदर नहीं करते कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये कोई हेल्दी तरीका नहीं है, ठीक है, अगर मेहमानों के सामने आप इस तरह से बिहेव करते हैं तो ठीक, आप रूम में जाके रेस्ट करें, हम सारे लोग इंजॉय कर लें, उसके बाद हम बातचीत कर लेंगे। तो बच्चे अपने स्टैंड से पीछे हट जाते हैं और बच्चे फिर निगोशिएशन की तरफ भी आ जाते हैं। जब हेल्दी निगोशिएशन की तरफ आते हैं तो फिर उनसे बातचीत करें। अपनी और बच्चों की रिस्पेक्ट को ज़रूर मेंटेन रखें उस सिचुएशन में जहाँ पे बच्चों को रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, बच्चों को दें। यकीनन बच्चे भी आपको एवज़ में रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। नेल बाइटिंग के पीछे एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, बच्चों में तशवीश काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एक तो बच्चों की एंग्जाइटीज़ को डील करें, इनसिक्योरिटीज़ अगर उनको कुछ है तो डील करें। उसके साथ अगर फिर भी बच्चों को बिहेवियरल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही हैं तो फिर कोई विजुअल एड देना शुरू कर दें, जैसे कोई जिस टाइम पे बच्चे ज़्यादा नेल बाइटिंग करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं या कुछ और ऐसा काम करते, विजुअल एड से मुराद ये कि कोई इस तरह की कोई स्टिकर लगा लें या कोई और चीज़ ऐसी पहन लें जो बच्चों को ये रिमाइंड करवाती रहें कि आपने नेल बाइटिंग की तरफ नहीं जाना। जैसे वो नेल बाइट करें तो उन्हें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिल जाए। अब ऐसा बार बार करना होगा क्योंकि हम एक हैबिट को दूसरी हैबिट में कन्वर्ट कर रहे हैं और साथ में एंग्जाइटी को भी डील कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइम में रिकॉल करना होगा। लेकिन अगर बच्चे ऐसा नहीं कर रहे तो फिर आप कोई और ऐसा अलार्म या कोई और ऐसा तरीका लगा लें कि जैसे अगर वो आज उन्होंने 2 घंटे नेल बाइट नहीं किया तो उस पर कोई ना कोई रिवार्ड करें। अगर वो आज सारा दिन वो नेल बाइट नहीं किया उन्होंने तो फिर उस पर कोई ना कोई रिवार्ड करें, उनको अप्रिशिएट करें और उन कम्युनिकेशन चैनल उनके साथ ओपन रखें ताकि जो उनकी एंग्जाइटीज़ हैं वो उसे मैनेज करना सिखाते रहें। जैसे अगर उन्हें स्टडी के हवाले से कोई मसला आ रहा है तो उस टाइम पे अगर उन्हें गेम्स में कोई स्ट्रेस फील हो रहा है तो स्ट्रेस को मैनेज करना। जैसे अगर कोई वरीज उनको आ रही हैं कि कल क्या हो जाएगा या कैसे होगा तो उसके हवाले से उनके साथ कंसर्न करना या बातचीत करना, तो ये उनकी एंग्जाइटीज़ को भी मैनेज करता जाएगा और साथ में जो उनके बिहेवियरल इश्यूज हैं उनको भी बेहतर करता बिल्कुल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जाफर साहब आपने मसले ही हल कर दिए और मुझे यकीन है कि हमारे नाजरीन इसके बाद भी जो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे हम उनका साइंसी अंदाज में उनको सही सही जवाब फराहम करेंगे, जिसकी रोशनी में वो अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को ख़ुद सॉल्व करने की कैपेबिलिटी जो है वो पैदा कर चुके होंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही नाजरीन, और आइंदा के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते इसी वक्त पर हम दोबारा से आपकी खिदमत में पेश होंगे और ऐसा ही कोई मौजू भी होगा और यकीनन आपके भी कुछ सवाल होंगे जिनका हम जवाब ज़रूर देंगे। सो इजाज़त दीजिए इस पैगाम के साथ कि खुश रहें और खुश रहने दें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।